नाज़रीन, प्रोग्राम इवनिंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, इंसान की पहचान उसका नाम होती है और चाहे प्रोग्राम का नाम कोई भी हो, आपसे मिलना ज़रूरी है। अब से मेरी और आपकी मुलाकात हुआ करेगी हर शाम 7 से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम इवनिंग डिलाइट विद ज़ीशान में। और साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में हम जैसे जैसे चीज़ों को कोशिश करते हैं कि हम उनको ओबे करें, हम उनको अपनी ज़िंदगी में ढालें, तो उसका नाम असल ज़िंदगी है। आज 4 मुहर्रम अल हराम है और साथ साथ ये कहूँगा कि जो भी लोग नए साल में दाखिल हुए, अल्लाह ताला सोग अपनी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में उसको अहम इसलिए याद रखें क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी वक्फ की इस दीन इस्लाम के लिए। हम दीन इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? हम आया वाकई में दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं या नहीं? जिहाद से पहले का जिहाद कि आपका पड़ोसी आपकी वजह से कहीं परेशान तो नहीं, कहीं आपके बात करने के अंदाज से कोई दिल आज़ारी तो नहीं होती किसी की। सबसे पहला जिहाद अपनी ज़िंदगी के साथ करें। जब ज़िंदगी में आप कुछ समझते हैं कि ज़िंदगी को आपने फोकस करना शुरू कर दिया, तो ज़िंदगी वहीं से एक नए अंदाज से एक नया रुख लेती है, उसको कहते हैं असल ज़िंदगी। प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आपको उस चीज़ की हम बात करेंगे, यानी जिसको कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप चुस्त व तवाना है तो आपकी कमर बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्टिव होती है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप कोई भी काम सरअंजाम नहीं दे पाते। आपको अगर कुछ चीज़ें उठानी हैं, कुछ चीज़ें आपको कहीं पर ट्रांसफ़र करनी है और आपकी कमर में दर्द है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको एक अच्छा पोस्चर देना है, आपकी कमर में दर्द है, आप झुक कर बैठेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। आज मैं बताऊंगा कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो हैं, लेकिन खूबसूरत ड्रेसिंग के साथ एक आपको उनको फील होगा कि यार इस बंदे को हमने किसी ड्रामे में देखा है। अच्छा, मैं ज़हन अभी भी लड़ा रहा हूँ क्योंकि स्टूडियोज़ में मौजूद है, मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन आपको उनकी बहुत खूबसूरत सी आवाज़ है और एक मैंने उनको कमर्शियल का मैंने मॉक करके दिखाया था कि आप कमर्शियल आपने किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रेडियो कर चुका हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब, जो कि माशाल्लाह न्यूरो स्पाइन सर्जन है, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और इनकी मज़ीद क्या कामयाबियाँ हैं, क्या क्या इन्होंने हासिल किया, वो इन्हीं से जानेंगे। आए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब? ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत बहुत करम है। और आपको देखने के बाद सर्जन का एक दिमाग में जो खाका होता है ना, जो मैंने आपको एक ऑफ एयर बात बताई थी, ऑन एयर नहीं कर सकता, कुछ तकाजे होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जो ऑरा है वो ऐसा है कि अगर मेरी कमर में दर्द है तो मैं आपको देख करके इतने फिट एंड हैंडसम बंदा है, मैंने इससे ज़्यादा फिट होना है तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा 50%। 50% आप दवाइयाँ देकर मुझे सही कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब क्या खाते हैं सुबह का, मुझे बता दें। कोई नाश्ता खास करते हैं, कोई जूस ऐसा पीते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके चेहरे पर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खास बेगम के बने हाथ के बने हुए खाने खाते हैं। माशाल्लाह, बेगम बनाती है तो बड़ी जबरदस्त हो जाता है। तो ये बताइए नहीं कितना, वैसे मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट उनको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। नफीस भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नफीस भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कहीं गिरते हैं तो वो आपको थामते हैं और मसीहा का नाम मेरे नफीस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं बहुत तंग करता हूँ और आप तंग को सुन भी लेते हैं, बड़ी बात है। ये मेरे लिए एजाज़ है, आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। एक इतना मुश्किल नाम और उसको इतना बड़ा एब्रीविएशन, वो जरा सर बताइएगा। इरफान का क्या है यूएसए का? बेसिकली मेरी जो डिग्रीज हैं वो मैंने बिल्कुल मैं बताऊंगा ये सिर्फ आप इसका बताएंगे आप। आईफान्स बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल फेलो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स को कहते हैं और ये एक ऑनरी डिग्री है। ठीक है। ये उन न्यूरो सर्जन्स को दी जाती है जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के फेलो बन जाते हैं। ठीक है। तो कराची में मेरा ख्याल है 3-4 लोग हैं और पूरे पाकिस्तान में शायद 10 लोग होंगे। सही जो वो न्यूरो सर्जन्स जो आईफान्स हैं, ज़्यादातर अभी सिर्फ मेंबर्स हैं। सही। फेलो नहीं बने। ठीक है। तो ये एक ऑनर है हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि हम यहाँ पर एज इंटरनेशनल फेलो जो है माशाल्लाह। और आपकी जो डिग्रीज हैं उसमें है MBBS फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी, FCPS न्यूरो सर्जरी में है, FRCS भी न्यूरो सर्जरी में है, माशाल्लाह। और ये एक चीज़ जो कि हम
बोलते हैं ना कमर का दर्द, तो वाकई में इसकी क्या मतलब वजह क्या होती है? पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका बैठने का अंदाज सही नहीं होता तो उससे आपको कमर का दर्द हो जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि खानदानी चला आ रहा है, तो अब्बू को है तो अम्मी को है तो मुझे भी होगा, तो ये चीज़ें कितनी सही हैं? देखिए, कमर के दर्द के बारे में ये सारी बातें ठीक हैं। हम्म, तो कमर का दर्द बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हर इंसान ने को ज़िंदगी में कभी ना कभी एक दफ़ा कमर का दर्द ज़रूर होता है। बचपन में ज़्यादा होता है कि अम्मी के हाँ। डंडा भी होता है, अम्मी की मुक्के भी होते हैं, हाँ, तो वो तो हो जाता ये है। हो सकता है कि वो बच्चे शरारती बच्चे हों जी, जी। कि कमर जो है वो अम्मी के डंडे से ज़रूर वाकिफ़ होती हैं। लेकिन ओवरऑल मर्द हो या औरत हो, बच्चे हों, उनमें जो है वो ये कमर का दर्द मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से बड़ा कॉमन है। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कमर का दर्द सबसे बड़ी वजह है जो वर्क प्लेस से एब्सेंट की। ओके। यानी आप कोई जो जवान लोग जो अपनी वर्क या काम की जगह से जो है जो छुट्टी लेते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह भी कमर का दर्द है। ओके। तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है और कमर का दर्द जो है वो उससे हर शख्स वाकिफ़ भी है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और एज के लिहाज से और मर्द या औरत की उम्र के लिहाज से इसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्योंकि जैसे अब ये कहते हैं कि पहले के ज़माने की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो ये कहा जाता था कि ये बीमारियाँ हमें बुढ़ापे में लगी हैं, ये चीज़ें हमें बुढ़ापे में होती हैं। अब तो अगर आप 12 साल के बच्चे के बाल देखें तो वो भी सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से कोई नेसेसरी तो नहीं, छोटी उम्र में भी कमर का दर्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अमूमन अमूमन 16 साल की उम्र तक हमारी कमर में दर्द नहीं होते, ओके। क्योंकि ये देखा गया है कि कमर जो है उसमें जो डिजेनरेशन है या तोड़-फोड़ है, वो 16 साल की उम्र से आगे शुरू हो जाती है। ठीक है। ये कमर वो जगह है जो सबसे पहले एज की वजह से तोड़-फोड़ का शिकार होती है। ठीक है। उसकी उसकी एक बड़ी ऑब्वियस जो वजह है, वो ये है कि सारे जानवर जितने हमारे आस-पास हैं, वो 4 पाँवों पर हैं। ठीक है। हम वाहिद जानवर हैं, हम वाहिद मखलूक हैं, जो 2 पाँव पे हैं। सही। तो हमें अल्लाह ने सीधा बनाया है और उस सीधा बनाने के लिए हमारी कमर में कुछ स्पेशल मसल्स रखे हैं, जो हमें सीधा रखते हैं ऐसे। सही। कोई भी जानवर जितनी देर तक हम सीधे खड़े हो सकते हैं, इतनी देर तक सीधा नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स की यूनिकनेस है और इस यूनिकनेस में जो है, जहाँ अच्छाइयाँ हैं, वहाँ पर ख़राबियाँ भी हैं। ठीक है। तो अमूमन ये देखा गया है कि अगर कमर का इस्तेमाल सही ना किया जाए, तो 16 साल की उम्र से बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक, ठीक। ये उन बीमारियों के अलावा हैं जो पैदाइशी हैं। ठीक है। पैदाइशी बीमारियों में अमूमन हम 1 दिन के बच्चे के भी कमर का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। उनकी कमर में दूसरे मसले होते हैं, वो पैदाइशी माँ के पेट से होते हैं। ठीक है। इसी तरह 10 साल की उम्र के बच्चे का कमर का दर्द जो है वो डेवलपमेंटल होता है, जो पैदाइशी नुक्स होते हैं वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं। ठीक है। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है। लेकिन कमर के दर्द से हर उम्र का बंदा, हर उम्र के खातून और मर्द मुतासिर होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक सवाल मेरा और, लेकिन नफ़ीस भाई की तरफ जाएँगे। नफ़ीस भाई, वैसे आजकल ये कॉमनली देखा गया है कि बच्चों के अंदर जो है वो ग़िज़ा की कहना चाहिए कि ओरिजिनल हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, हम मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं। तो काफ़ी बीमारियाँ हमने ऐसी देखी जो कि कुछ लोग कहते थे कि हम तो बुढ़ापा गुज़र गया, हमने ये बीमारियाँ सुनी नहीं। आपने वैसे नज़र से ऐसी चीज़ें गुज़री? बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमें ऐसी खुराक खिलाया करते थे कि जिससे हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, ऐसे? हाज़मे भी दुरुस्त होते थे, पेट भी सही होता था। अब जो उल्टी-सीधी चीज़ें आ गई जिनको बर्गर कहते हैं या बर्गर टाइप की फ़ास्ट जो फूड, चीज़ें, जंक फूड, फ़ास्ट फूड जंक्स फूड। जो आ गए हैं, अब उसमें 3 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो 10 साल के बच्चे को भी दिल का दौरा पड़ रहा है, प्रॉब्लम किडनी के मसले आ रहे हैं। तो वजह ही खुराक है, अच्छा नफ़ीस बुनियाद। साहब, मैंने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि आपका बर्गर वगैरह भी हैं, लेकिन जो मेजर कॉज़ है वो फिर डॉक्टर साहब भी हमें बताएँगे कि हम जो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। बेसिकली ऑयल जो भी है, दो जो है डॉक्टर साहब इसकी वजाहत करेंगे। ऑयल जो मुसलसल यूज़ हो रहा है, ठीक, ठीक। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, और पानी की साफ पानी नहीं है, उसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल। और तीसरा जो आपने बताया, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि बढ़ के एक्सपेरिमेंट सबने देखा होगा, अगर आप देखना चाहें
तो मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हालत मजबूरी हर चीज़ सही होती है, लेकिन एक फैशन बन जाता है ना कि ये सफ़ेद वाली और काली वाली बोतल हमने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है। तो अब काली वाली को एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसके अंदर जो है वो केकड़े को रखा गया और उसके अंदर काली वाली मशरूब डाल दी, और विद इन द 7 सेकेंड्स जो है वो 7 मिनट सॉरी उसकी डेथ हो चुकी थी। तो वो ब्रीथ आउट ही नहीं कर पाया, और पानी के अंदर वो 15 मिनट सर्वाइव करता रहा, और उसके बाद क्योंकि डेप्थ बहुत थी तो उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी उसकी डेथ नहीं हुई, उसको वो आप कहने गनूदगी में चला गया। तो ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट इसलिए करके दिखाए जाते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ग़िज़ा कितनी अफेक्ट करती है हमारी किसी भी बीमारी के लिए? देखिए, हम अगर फोकस रखें वापस कमर के दर्द की तरफ, तो उसके मुताबिक उसके हवाले से ग़िज़ा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल। और उस ग़िज़ा में हमारा कैलोरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जैसा कि आपने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक में हमारी जो शुगर लेवल है बॉडी के अंदर, वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं, और वज़न जो है वो हमारा उसकी वजह से बढ़ जाता है। जब हमारा वज़न बढ़ता है तो वो सारा का सारा जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा, वो हमारी रीढ़ की हड्डी और कमर पर ठीक है। इन्हिसार करता है। तो जब वज़न बढ़ता है तो सारे के सारे जो वज़न है वो उसी रीढ़ की हड्डी के ज़रिए ही पाँव पे मुंतकिल होता है। सही। तो 2 जगह हैं जो जहाँ पर डिजेनरेशन बहुत तेज़ी से हो जाती है। एक ठीक तो है। कमर है, दूसरे घुटने हैं। सही। तो जब वज़न बढ़ता है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने तेज़ी से तोड़-फोड़ का शिकार होती हैं, और इसकी जो पहली अलामत होती है वो दर्द होती है। ठीक है। तो आप देखेंगे वो बच्चे जो मोटे हैं और ओवरवेट हैं, ओबेस हैं, वो अपने कमर और अपने घुटनों से परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग़िज़ा का डेफ़िनेटली यही ताल्लुक़ है। और इसके अलावा जैसे नफ़ीस साहब ने कहा, जंक फूड्स में एक तो वजह ये होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो ज़बान के लिए बड़ी टेस्टी होती हैं, तो हम उनको एक ख़ास मक़दार से ज़्यादा ले लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं। दूसरे, उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और वो भी हाई कैलोरिक होता है। उसकी वजह से अगेन जो बॉडी का मेटाबॉलिज़्म है वो डिस्टर्ब होता है, बॉडी जो है वो ओवरवेट और ओबेस हो जाती है। और ओबेसिटी अब कोई अच्छी अलामत नहीं है, बल्कि एक बीमारी शुमार की बिल्कुल जाती ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो किसी एक सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि हर चीज़ को मैकेनिकली और बायोकेमिकली जो है वो डिस्टर्ब करती है। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ वजूद में आती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि हमने बच्चों की बात अगर की, तो अगर हम टीनेज की बात करते हैं, क्योंकि जो 9th और मैट्रिक के बच्चे होते हैं, फिर हम आगे उम्र पे जाएँगे, एफिशिएंट बड़े होते हैं ना, वो क्लास में भी एक उनका रोल मॉडल बनने का बड़ा शौक होता है। अब ऐसे बच्चों को जब बीमारियां आती हैं, यानी कमर की बीमारी उनको या कमर में दर्द है, तो नेगेटिव पॉइंट्स बड़े काउंट होते हैं बच्चों के। या तो ये नाटक कर रहा है, या इसके पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सो ऑन गोन चीज़ें काफ़ी सुननी पड़ती हैं। तो ऐसे बच्चों को जब कमर में दर्द है, माँ बाप तो खैर चलें, वो कहते हैं ना कि गलत को भी सही कह देते हैं बच्चे की, लेकिन दुनिया जो है वो जीने नहीं देती। तो ऐसे बच्चों को फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर उनको कमर में दर्द हो, और क्या? देखिए, 9th और मैट्रिक में अमूमन कमर का दर्द पोस्चरल होता है। ठीक है। पोस्चरल का मतलब ये है कि वो बच्चे जो 9-10 साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो और उनके माँ बाप अमूमन उनकी पढ़ाई में उनके बच्चों की कमर और रीढ़ की हड्डी के पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। सही। वो अमूमन बेड पर पढ़ रहे होते हैं, वो स्लाउचिंग करके आगे झुके हुए बैठे हुए होते हैं, और उनकी जो है गर्दन भी एबनॉर्मल या नॉन नेचुरल पोजीशन में होती है। ठीक है। उसकी वजह से जब वो पढ़ाई में मशगूल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपने कमर का ख्याल नहीं रख पाते। सही। ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेन आता है, दबाव आता है, मसल्स और पट्टे खिंच जाते हैं, सही। और वो अमूमन वजह बनता है 9-10 के बच्चों की कमर के दर्द की। उसके अलावा 9-10 के बच्चे अमूमन फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो एक्टिव बच्चे कहीं कहीं कोई एडवेंचर भी कर लेते हैं, कहीं छलांग मार देते हैं, कहीं से जो है वो आपके एक्स्ट्रा भाग लेते हैं, कूद लेते हैं। तो ये भी एक वजह बनता है उनके स्ट्रेन की, जो उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने की वजह से होता है। ठीक है। ये 2 बड़ी मेन वजूहात हैं। अदरवाइज़ 9-10 का बच्चा जो 14 साल या 16 साल का होता है, उसमें बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है। या तो वो पैदाइशी बीमारी होगी जो उस वक़्त ज़ाहिर होती है, अदरवाइज़ बीमारियाँ उनमें और कम होती हैं। हाँ, अगर चोट लग जाए और हड्डी टूट जाए,
तो वो बिल्कुल एक अलग मामला हो जाएगा। वो बच्चे की चोट ज़ाहिर है उसकी एक वजह वाज़ेह होती है। ठीक है। तो इन वजूहात के अलावा अमूमन 9-10 के बच्चे जो हैं वो कमर के दर्द से महफूज रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि अगर किसी शख्स को मतलब उसकी एज है शादी वाली, ठीक है, और शादी मतलब 18 के बाद हो सकती है आराम से। अच्छा, उसकी कमर में दर्द है तो घर वाले मना करते हैं कि नहीं शादी नहीं करवाओ, ये पैरालाइज हो जाएगा। और या सेकंड ये होता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसमें भी कमर की दर्द या ये बीमारी मुंतकिल हो गई, तो ये बात सही है? कमर के दर्द का शादी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर बीमारी कोई कमर के दर्द की वजह से मौजूद है, सही। कोई अंडरलाइंग ट्यूमर है या कोई डिजेनरेटिव डिस्क प्रोलैप्स है या खुदा ना करे कोई इन्फेक्शन है जो कि हमारे माशरे में जिसमें टीबी बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो शादी के बाद डेफ़िनेटली वो शादी के जो वो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकेगा। ठीक है। और ये जो बीमारी है ये उसके बच्चे को भी लग सकती है। मसलन टीबी है, ठीक है। टीबी बच्चे को लग सकती है। ठीक है। ट्यूमर जो है वो विरासती तौर पर मुंतकिल तो नहीं होता, लेकिन टीबी जो है वो लग सकती है। ठीक है। तो कुछ बीमारियां हैं ऐसी कि जो कि बाप से बच्चे को लग सकती हैं, लेकिन अमूमन इन बीमारियों के अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं जो इस उम्र में कॉमन होती हैं, मसलन 18 साल की उम्र में कमर का दर्द अमूमन पट्टों के खिंचाव की वजह से होता है, उसमें शादी करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। ये देखिए ये चीज़ होती है कि जो हम फजूल की मिथ क्रिएट करते हैं, तो एक माहिर डॉक्टर का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहते हैं कि बेहतरीन दोस्त अगर आप डॉक्टर साहब किसी को बनाएं तो वो डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर ऑथेंटिक, जैसे कि आप डॉक्टर ऑथेंटिक हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको भी कमर में कोई तकलीफ़ है तो आप बिल्कुल मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची में जा सकते हैं। सर अपनी टाइमिंग्स बताइएगा और क्या डेज़ पर आप वहाँ पर क्लिनिक करते हैं? मैं फुल टाइम हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ। मैं सुबह के वक्त अपना वहाँ क्लिनिक करता हूँ। ठीक है। 9 बजे से 2 बजे तक। ठीक है। अच्छा, आपका ये भी बता दीजिएगा क्योंकि माशाल्लाह क्योंकि आप मशहूर डॉक्टर हैं और मशहूर डॉक्टर्स, मैं सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन कहते हैं कि मशहूर डॉक्टर्स, ये एक मिथ होती है कि वो 5 दिन पहले की आपकी अपॉइंटमेंट मस्ट होनी चाहिए, तो आपका है फर्स्ट कम फर्स्ट है? नहीं, हमारे पास अपॉइंटमेंट सिस्टम है, लेकिन मिल जाता है अपॉइंटमेंट। वॉक इन पे भी हो जाता है? वॉक इन पर भी हम कैटर करते हैं, क्योंकि लोग दूर से आते हैं, परेशान आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को। अच्छा, आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि वाकई में आप करते होंगे क्योंकि आपका जो नेचर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब सम टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि हम ओवरऑल हर चीज़ की बात करेंगे, हम स्पेसिफिक एक चीज़ पे नहीं रख सकते। जो बाइक राइडर्स होते हैं अक्सर एक्सीडेंट होता है, कमर में लग जाती है, क्योंकि नेचुरली जिनके पीछे बक्सा रखा होता है बेचारे, जो मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन खाना प्रोवाइड करने वाले, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टीन के बक्से भी रख दिए हैं पीछे, यानी जो बॉक्सेस हैं दैट मेड बाय टीन और वो चीज़ों का होता है। तो अगर किसी की कमर पर हिट हो गया है और वो प्रोग्राम के थ्रू या आपको वैसे जानता है, वो आपकी तरफ आया है और आप अपनी जो है वो आप कर रहे हैं, नहीं आप अपना क्लिनिक कर रहे हैं, तो क्या आप उसको फिर क्लिनिक वहीं पर स्टॉप करके आप इमरजेंसी ऑपरेशन में जाते हैं या देखते हैं? देखें, इमरजेंसी सूरत हाल में हमारा एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। वहाँ पर कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जिसको कमर की चोट लगे या रीढ़ की हड्डी की चोट लगे, गर्दन की चोट लगे, तो उस पर एक पूरी टीम फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। और इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद जब उनको ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये उन्हें पता चलता है कि भाई कमर में चोट है या फ्रैक्चर है, तो वो हमसे रब्ता करते हैं। ठीक है। हम लोग जो है वो एक इमरजेंसी कवरेज में हर वक्त मौजूद हैं 24 आवर्स। ज़बरदस्त। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि उसको फौरी तौर पर ऑपरेशन में ले आने की ज़रूरत है, तो जो मेंबर या जो टीम का मेंबर हमारा इमरजेंसी कवर दे रहा होता है वो उसको फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। मेरी सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आपकी पूरी टीम वहाँ पर देख रही थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड ही आपसे है। अब वो कहता है कि अगर मेरी सर्जरी होगी तो मैंने करवानी ही मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन साहब से है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत हाल में हम पेशेंट की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए और अपना जो भी मसरूफियात हैं, उसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है तो उसको रोक कर हम उसकी इमरजेंसी की सर्जरी कर सकते हैं। मतलब यही पूछने के लिए हम ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है ना बिल्कुल कि जो आपसे, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात होती है ऑपरेशन हो या मेडिसिन हो,
जिस पर बिलीव होता है तभी असर करती है। ये बात आपकी सही है। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल मेडिकल में हम टीम्स होती हैं, कोई एक आदमी 100% 24/7 कवर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, लेकिन अगर कोई आता है, हाँ। वो आपसे रिक्वेस्ट करता है उनसे कि मैंने अगर सर्जरी करवानी है तो मुझे डॉक्टर मुजफ्फर ही चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसकी ख्वाहिश का ख्याल देखते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना कि वो आप केटर कर लेते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। मैं भी एक सवाल पूछूंगा जो कि मेरे कॉमन ऑफिस में भी सब लोगों का है, गर्दन और शोल्डर से रिलेटेड डॉक्टर साहब। लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए इवनिंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब, वेलकम बैक इवनिंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में मुझे आज लीड कर रहे हैं मेरे जाहिद भाई। थैंक यू वेरी मच जाहिद भाई। और हमें कैमरा पे इस वक्त है मसूद अली साहब और असद, जो कि हमारी चीज़ों को मावनत दे रहे हैं। जाकिर की हम बात नहीं भूल सकते, ना ही अब्दुर्रहमान की। और रमीज़ भाई जो है वो दूसरे अमूर में सरंजाम दे रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो हम इन लोगों को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं कि अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाइड बैठते हैं तो ये लोग कर रहे होते हैं। इवन मेरे MCR की या PCR की बात करें, तमाम लोग जितने भी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रॉम द मेन डोर टूवर्ड्स टू द MCR एंड PCR, जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं, तो हम काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहली तो मैंने आपसे सवाल कर लिया कि सर्जरी। अच्छा, कुछ लोग सर्जरी से ही घबराते हैं। डॉक्टर साहब, कमर ख़राब हो रही है लेकिन दवाई दे दें। अब कुछ चीज़ों का, जैसे अगर मेरी ये शर्ट यहाँ से फट जाती है तो इसका हल सीना है, इसको फेंकना नहीं है, ठीक है जी, या मैं इसको कोई टेप शेप लगा के नहीं जोड़ सकता। तो मुझे ये बताएं कि उन लोगों को जो जहन में आता है कि जी कमर की बीमारियां हो जाती हैं, अगर कमर एक दफ़ा खुल जाए तो हवा पास हो जाती है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये थोड़ी सी मिथ मैं चाहूँगा कि आप क्लियर कर दें लोगों को। अच्छा, ये मिथ जो है वो बहुत कॉमन है हमारे बिल्कुल। माशरे में, और ये हमारे माशरे में ही नहीं, इंडिया में भी बहुत कॉमन है। तो अच्छा। इंडो पाकिस्तान जो है, जो इंडो पाकिस्तान और ओके बांग्लादेश, ओके। ये बेसिकली इस कल्चर में कमर के दर्द के हवाले से काफ़ी सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। इन गलतफहमियों में सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो ये है कि कमर का ऑपरेशन जो है वो कभी नहीं करवाना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सही। और इस गलतफहमी की जो वजूहत हैं उसके पीछे जो है वो एक समझ लें गैर हकीकी बात ये है कि कमर का ऑपरेशन अगर आपने करवा लिया तो हमेशा के लिए दोनों पाँव पैरालाइज हो जाते हैं। सही। और ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो लोग जो इस खौफ में मुब्तला होके अपनी बीमारी और उस दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, मैं उनके लिए गुजारिश करूँगा कि वो कमर के हवाले से किसी न्यूरो स्पाइनल सर्जन से जो है वो मशवरा करें और उससे बैठकर अपनी गुफ्तगू करें, बातचीत करें और ये समझने की कोशिश करें कि उसको बीमारी क्या है। सही। देखें, कमर में कोई एक बीमारी नहीं है। जो सबसे कॉमन बीमारी कमर में है वो डिजेनरेटिव डिस्क है, यानी दो मोहरों के दरमियान में एक नरम हड्डी होती है, बिल्कुल उसे ऐसे ही। डिस्क कहते हैं। वो डिस्क डिजेनरेट होके बाहर आ जाती है। सही। अब जब वो बाहर आती है तो वो नसों को, जो नसें वहाँ से गुजर रही हैं, उनको दबाती है और उसके दबाने की वजह से वो जो नसें पैरों में जा रही हैं, दर्द पैरों में जाता है। आम ज़बान में इसे शियाटिका या अरखुन निसा कहते हैं सही। और पश्तो में रगुन निसा कहते हैं, ठीक है। आपका और पश्तो से ताल्लुक है? नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूँकि पश्तो पेशेंट आते हैं तो इसके लिए उनके ज़बान में ये बात समझानी ज़रूरी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसके अलावा इंग्लिश में इसको शियाटिका कहते हैं। अब ये आम ज़बान में जिसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं, अच्छा ओके। ठीक है। वो जो चल नहीं सकते, हाँ, सोते लगे। लंगड़ा कर चलने की ठीक वजह है। से। अब इसमें टिपिकल जो सूरत-ए-हाल होती है वो ये होती है कि कमर का दर्द कूल्हे से होता हुआ नीचे पंजे तक आता है। सही। ये टिपिकल एक पैर में या दूसरे पैर में जा सकता है, दोनों पैरों में जा सकता है। ये जो बीमारी है ये जो है एक अलामत है। सही। इसकी सबसे कॉमन वजह डिस्क प्रोलैप्स है, ठीक है। ठीक है। लेकिन डिस्क प्रोलैप्स के अलावा अगर कमर में कोई ट्यूमर है, वो भी इसी तरह अलामत करेगा। अगर कमर में टीबी है, वो भी यही अलामत करेगा। ठीक है। तो ये डॉक्टर का काम है या सर्जन का काम है, स्पेशली न्यूरो सर्जन्स का, कि वो इस बात को समझाएं कि आपके कमर में क्या वजह से, किस वजह से ये अलामत आ रही है, ठीक है। ठीक है। अब होता ये है कि कोई अगर एक पेशेंट किसी ने देख लिया, उसको कमर का ट्यूमर था सही। और वो ट्यूमर की वजह से ऑपरेशन के बाद उसके पाँव ट्यूमर की वजह से पैरालाइज हुए थे, तो वो पेशेंट सबके लिए एक खौफ बन जाता है।
ओके सही है। ओके ओके अब जो दूसरी बीमारियां हैं, वो दूसरी बीमारियों को भी वो यही समझते हैं कि आम आदमी कि वो भी पैरालाइज ही हो जाएगा। वो पैरालाइज होना कमर के दर्द में ट्यूमर की वजह से हुआ है। ठीक सही है। है। जो दूसरी बीमारियां उसमें पैरालाइज होना ज़रूरी नहीं है। ना ही हर कमर का ऑपरेशन पैरालिसिस करता है, ना ही हर कमर का दर्द जो है वो आपके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ऑपरेशन के हवाले से जो गलतफहमियां लोगों में मौजूद हैं, उनको समझने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताएगा कि जो आपका स्पाइन ट्यूमर है, जी। ठीक है, ये क्योरेबल है या नहीं? स्पाइन ट्यूमर की कुछ किस्में ऐसी हैं जो मुकम्मल क्योरेबल हैं, ठीक है। और वो जब निकल जाता है वहाँ से, या अच्छा सर्जन उन्हें कम्प्लीटली निकाल देता है, तो वो दोबारा नहीं होती। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिसकी डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है, हम्म। तो वो ये मैंने अमूमन सुना है 6, 7 या 8, 9 जो 4-5, 4, हाँ, 5 ये 4-5 एंड 5 ऐसे। तो इस तरीके से जो डिस्क है अगर वो डिसलोकेट हो गई हैं, हम्म। तो मैंने एक इस पे आर्टिकल भी पढ़ा था कि वो ऑपरेट तो हो जाता है लेकिन बंदे की चलने की, बैठने की कारकर्दगी ज़ीरो हो जाती है। ये किस हद तक सही है या गलत है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक बता देता हूँ। अमेरिकन स्टैटिस्टिक के मुताबिक अमेरिका में हर साल 6 लाख डिस्क के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 6 लाख हर साल। सही। अगर ये इतनी डिसेबलिंग बीमारी होती तो वो 6 लाख हर साल जमा होते होते आज कई लाख हो चुके होते, करोड़ों में हो जाता और है। वो सारे के सारे जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी फोरम पर आकर ये बताते कि हमारा कमर का ऑपरेशन हुआ है, डिस्क का ऑपरेशन बिल्कुल, हुआ, हम तो पैरालाइज हो गए। बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो बहुत बड़ी तादाद है ना। बिल्कुल, देखें, सर्जरी का मकसद कहीं भी इंसान को डिसेबल करना नहीं है। सही। सही है। सर्जन का काम ये होता है कि जो बीमारी दवाओं से ठीक नहीं हो सकती, और उसमें अगर कोई सर्जरी की टेक्निक इंसान ने अपनी कोशिशों से दरियाफ्त कर ली है, सही। तो उसके ज़रिए उस इंसान को फ़ायदा पहुंचाया जाए। हुँ, तो डिस्क का ऑपरेशन के बारे में भी जो गलतफहमी है लोगों के बारे में कि इसके बाद इंसान ना काम कर सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं तकरीबन 1000 डिस्क ऑपरेशन कर चुका हूँ, सही। और मेरे सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, माशाल्लाह, एक्टिव हैं। ठीक है। 1-2 तो पेशेंट ऐसे हैं कि जो खुले समुद्र में जाके मछलियाँ भी पकड़ते हैं। माशाल्लाह, कुछ मछेरे टाइप के लोग ठीक, होते हैं, ठीक, ठीक। बलूचिस्तान से या सही। विंदर से हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो वो ऑपरेशन होकर उनकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है आपके लिए कि हाँ, अगर हम स्पाइन की सर्जरी करवाते हैं तो कॉस्ट क्या बैठती है? देखिए, कॉस्ट मुख्तलिफ है, और ये डिपेंड करती है कि सर्जरी की किस्म क्या है। सही। अगर आप सिंपल डिस्क की सर्जरी कर रहे हैं और एक एवरेज हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आप में जहाँ जाती पर हैं, अगर हम बात करते हैं आपके हॉस्पिटल की, है। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची। जी, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में इसका खर्चा तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आता है, जो कि आगा खान में तकरीबन 4 लाख तक पहुंच जाता है। ओके, तो इसी तरह लियाकत नेशनल में तकरीबन वो 2-2.5 लाख 3 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो हम इन दोनों अस्पताल से, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उससे इकोनॉमिकल हैं, और ये सिंपल कमर की सर्जरी है जिसमें हम डिस्क निकाल देते हैं जो नसों को दबा रही होती है। ठीक है लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन होता है जिसमें हम ट्यूमर निकाल रहे हैं या जिसमें हम स्क्रू डाल रहे हैं, तो वो ऑपरेशन की कॉस्ट अलग हो जाती है, क्योंकि हम उसमें स्क्रू कमर के अंदर फिक्स करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और आपके लिए जी, जी। है, वो ये है कि गर्दन का जो डिस्क होती हैं, अगर इसमें कोई वेन दब जाती है, ठीक है? तो उसमें हाथ में प्रॉब्लम आता है, शोल्डर आपका फ्रोज़न जी, होने लग जाता है, ठीक है जी? तो उसका जो है अगर वो सर्जरी आपसे करवाई जाती है इसी इंस्टीट्यूट में, तो उसकी कॉस्ट क्या है? गर्दन की सर्जरी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह कमर में डिस्क आउट हो जाती है या प्रोलैप्स हो जाती है, इसी तरह गर्दन में भी यही अमल हो जाता है, और वो डिस्क जो है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को कंप्रेस करती है। ठीक है। गर्दन का जो ऑपरेशन है वो अमूमन अमूमन सामने की तरफ से होता है, कमर का ऑपरेशन पीछे से होता है। सामने कैसे होगा? सामने यहाँ से हम यहाँ से ऑपरेशन होगा? करते हैं। अगर जी, इसके मोहरों का जी, ऑपरेशन जी, होता है, जी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से हम डिस्क तक पहुँच जाते हैं ओके, और डिस्क निकाल देते हैं हम पूरी। कमर में जो है वो पूरी डिस्क नहीं निकाली जाती,
ठीक ठीक वो कुछ हिस्सा निकाला जाता है जो कि प्रोलैप्स कर रहा है। सही। इधर गर्दन में जो है वो पूरी डिस्क निकाल दी जाती है। अब जब वहाँ से पूरी डिस्क निकाल लेंगे तो वो जो दो मोहरें हैं वो एक दूसरे के ऊपर अनसपोर्टेड हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, तो वहाँ पर उसको कवर करने के लिए एक प्लेट या स्क्रू लगाई जाती है। तो और बीच में एक केज रख दिया जाता है हड्डी के साथ। सही तो जो दो मोहरें हैं उनमें से जब डिस्क हटा देते हैं हम, तो वहाँ पर स्क्रू और प्लेट लगाकर उसको फिर फिक्स कर देते हैं। सही। इस सर्जरी में निस्बतन कमर के ऑपरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम पूरी प्लेट फिक्स कर रहे हैं। प्लेट की एक कॉस्ट होती है, स्क्रू की कॉस्ट होती है और उस केज की कॉस्ट होती है। ठीक है। और ये ऑपरेशन थोड़ा सा कमर के हवाले से मुख्तलिफ है, सही। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है सही। कि आपने नर्व्स को दबाव से बचाना है और है। उसे डिकम्प्रेस करना है। ठीक है, तो इससे मतलब फ्रोजन शोल्डर भी सही हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर थोड़ी सी डिफरेंट बीमारी है। अमूमन नहीं, वो जिन्होंने दर्द पूछा है- जो हाथों में आ रहा है, हाँ वही उन्होंने जो हाँ। पूछा है ना, उनके उनके हाथों में जो शोल्डर दर्द आ मतलब रहा वो हाथ मूव नहीं कर पा रहे। हाथों में जो दर्द आ रहा है जी। और वो नस दबने की वजह से आ रहा है, तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि 3 उंगलियां सुन हो रही जी, हैं और 3 साथ उंगलियां, साथ जो बिल्कुल है ऐसे वो प्रॉब्लम ही आ जी रहा जी, है। ये उसी वजह से है। ये उसी वजह से। प्रोग्राम का ये फायदा तो हो रहा है कि हम हाँ। लोगों को मदद जी। करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ये करते हैं सर्जरी, जी चाहे वो कमर की है चाहे वो गर्दन की है, ठीक है, हमें क्या प्रिकॉशंस लाइफ में लेनी ज़रूरी होती है? मतलब अगर आपके पास आ रहे हैं सर्जरी के लिए तो हमें टेस्ट तो नेचुरली हर ऑपरेशन से पहले होता है, लेकिन आप कुछ मना करते हैं कि 10 दिन पहले ये खाना बंद कर दें या ये चीज़ें बंद कर दें? देखिए, इनके ऑपरेशंस जो हैं वो अमूमन बेहोशी में होते हैं, पूरा मुकम्मल बेहोश करके हम लोकल इनको कहते हैं उसका एनेस्थीसिया? नहीं, जनरल जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में इनके ऑपरेशन होते हैं। और ये ऑपरेशन से पहले हम इसकी पूरी तैयारी करते हैं। ठीक है। वो तैयारी में हमारे कुछ टेस्ट शामिल हैं ठीक है। और तकरीबन 8 घंटे पहले हम उनको खाना पीना बंद कर देते फास्टिंग हैं, पे चले जाते हैं। फास्टिंग पे चले ठीक जाते है। हैं। उसकी वजह बेहोश करना है। कमर का ऑपरेशन का डायरेक्ट उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि बेहोश करने में ट्यूब डलती है और मैदा खाली होना चाहिए, तो ये बेहोशी की रिक्वायरमेंट है। ठीक ठीक। बाकी कोई खाने पीने में कोई एहतियात कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो लोग जो डायबिटिक हैं उनकी शुगर को हम कंट्रोल करते हैं ठीक है। ऑपरेशन से पहले। ठीक है। वो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं उनके लिए हमारे जो बेहोशी के डॉक्टर हैं वो उसको पूरा असेस करते हैं सही है। कि ये दिल की बीमारी का शिकार तो नहीं है, किसी किस्म की कोई और बीमारी तो इनको नहीं है, और उसका इलाज करके या उसको कंट्रोल करके फिर वो हमें ओके करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये पूछा जा रहा है कि अगर हम गर्दन का ऑपरेशन करवाते हैं तो हम कितने दिन बाद काम पर वापस जा सकते हैं और कितने दिन हमें हॉस्पिटल में रखा जाता है? गर्दन का ऑपरेशन जो हम अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं और मैं जो करता हूँ, हम अमूमन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मरीज़ को चला फिरा देते हैं ठीक है। और वो वॉशरूम भी जाते हैं। ठीक है। ठीक। और अगर वो बर्दाश्त कर लें और हिम्मत कर लें तो हम नेक्स्ट डे उन्हें छुट्टी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह कमर का दर्द, कमर के ऑपरेशन के लिए भी हम नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। अब ये चूँकि अवेयरनेस अच्छी हो रही है और लोगों की समझ भी अच्छी हो रही है और एजुकेशन भी लोगों की अच्छी हो रही है, तो अब ये सूरत हाल है कि कमर का दर्द, कमर का ऑपरेशन जो है वो डे केयर में भी हो रहा है। यानी पेशेंट नाश्ता करके या रात से भूखा होकर सुबह हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं और हम उनका सुबह ऑपरेशन करते हैं और वो शाम में अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ये है कि क्योंकि जो लोग बेचारे काम ही जिनका बाइक पर है तो वो कितने अरसे बाद काम को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि एक ही कमाने वाला है घर पे या एक बंदे की कमाने ना कमाने से घर पर बहुत बर्डन पड़ा। तो हम ये बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम इवनिंग डिलाइट विद ज़ीशान। वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब जब जैसे कि हमारे साथ मौजूद है और आपके सवाल भी आ रहे हैं, और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि जब मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने इनको देखा नहीं था और मैं इनको जानता भी नहीं, और जब मेरी इनसे पहली दफ़ा बात हुई तो यकीन करें कि ऐसा फील हुआ कि शायद हमारी डॉक्टर साहब बड़ी पुरानी दोस्ती आ रही है। हम मतलब साथ गिल्ली डंडा खेल के बड़े हुए हैं। तो रूहें मिल गई। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये आपका मैं इसको 110% ये कहूँगा कि आप नहीं, आपके वालिदैन बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छी तरबियत जो होती है वो बोलती है। और अच्छी तरबियत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी तरबियत हर माँ बाप करते हैं। अब ये नहीं कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था दर्दों से, तो आपके माँ बाप ने भी उतने ही दर्दों से आपको पाला पोसा और माँ ने पैदा किया। सिर्फ रिस्क हलाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो शायद इस वजह से भी कि कहीं ना कहीं हम गलत चीज़ों को लेकर आ रहे होते हैं, जिसकी मिसाल मैं अभी एक सवाल भी करूँगा कि भाई ने सवाल किया है, एक वो पर्सन
जो कि आपको बाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पूरा दिन आप मेहनत करते हैं, कमर तोड़ते हैं, डॉक्टर साहब कमर के पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती है बाइक पे जब आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, और फिर 50-60 रुपए के लिए आप झूठ बोलते हैं, पूरी मेहनत की कमाई में आप कहते हैं ना बरकत ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि जो लोग आपने देखा होगा कि क्या किया तो वो किया और खाना आ जाता है, तो मैं नाम नहीं ले सकता, अब समझ गए होंगे कि वो हमारे पांडा भाई हैं खाना देने वाले। तो वो पांडा भाई के जो भाई आते हैं लेकर, तो उनके 2 भाई हैं कि उनकी कमर की सर्जरी का बोला गया है, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या वो लोग फिर ऑपरेशन नहीं करवाते, या क्या कुछ रहनुमाई है आपके पास? देखिए कराची में अगर वो रिहाइश पजीर हैं, कराची में 2 बड़े अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल कराची और जिना अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट कमर के ऑपरेशन की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। खुसूसन सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी टीम है, मैं यकीन अप्रिशिएट करूँगा उनकी। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। आप अगर वहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ तो उनका एक पूरा प्रोसेस है। हमारे पास बड़े जेनरस डोनर हैं और वो डोनेशन जो है वो देते हैं ज़कात के और नॉन ज़कात के तरीक़े से। अगर आप वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो उनका एक तरीक़ाकार है, वो आपके घर की विज़िट करते हैं, आपके बिल्स देखते हैं और फिर आपको पूरी अमाउंट, मुकम्मल अमाउंट जो है वो आपको फ़राहम करते हैं, जिससे आपके कमर का ऑपरेशन फ्री में मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में हर 3 से 6 महीने के बाद एक फ्री कैंप लगता है। ज़बरदस्त। और इस फ्री कैंप में हम तमाम न्यूरो सर्जरी के पेशेंट देखते हैं। हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं और हमारी जो हायर मैनेजमेंट है वो इस हवाले से बड़ी जेनरस हैं और उन्होंने हमें जो है उन फ्री कैंप्स के ज़रिए 10-10 लाख की सर्जरी की पेशेंट को सपोर्ट किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन पेशेंट्स को ऑपरेट किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट किया, उसमें मरीज़ का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम जो है वो कोई पेशेंट ऐसा हो जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हो तो हम कुछ दोस्तों के साथ मिलके उसको सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। और उनको जो है उनका कोई ख़र्चा नहीं होता और हम लोग जो है वो अपने तौर पर उसका बिल जो है वो भर देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और शायद ये मेरे पास इस पेपर पे लिखा हुआ है, जो मैं दिखाऊंगा कैमरे पे भी, कि इतनी सारी जो डिग्रीज है ना, वो शायद सिर्फ इस वजह से कि रहमदिली, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम दुनिया पे मेरी मखलूक पर सिला रहमी करो, आखिरत में मैं तुम्हारा हामी और नासिर हूँ। तो फिर जब अल्लाह ताला ने कह दिया तो फिर पीछे चीज़ें नहीं रहती। और बिल्कुल मिसाल आपके सामने मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब की, कि जब आप अपनी इनकम में से आप तो देते हैं, लेकिन आप किसी के लिए, किसी के आगे सवाल डालते हैं तो उसका कितना अजर है, ये आप खुद देख सकते हैं कि इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद है। जी नफीस भाई थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और वापस आ चुके हैं। और मुझे ये बताएं नफीस भाई कि आपने एक काम तो ये किया कि ज़िंदगी में आप मुझे बताएं कि आपको सिला रहमी तो आपके अंदर है, लेकिन इतनी सॉफ्ट नेचर के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? डॉक्टर साहब से पूछते रहना मशवरे। माशाल्लाह। सही। तो एक हसास आदमी के लिए बहुत बड़ा काम होता है। जिसका डॉक्टर ने कहा कि मैं 90% डॉक्टर्स को ऐसे जानता हूँ जो आउट ऑफ वे किसी भी कमज़ोर मरीज़ की मदद करते हैं। सही। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा ऐसे डॉक्टर हैं जो आउट ऑफ वे मरीज़ की सपोर्ट करते हैं खामोशी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अंदाज़ा हो जाए कि ये अफोर्डेबल नहीं है तो बाकायदा उनकी टीम जो है इस पर काम करेगी। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा नफीस भाई, आपकी ना पूरी आंखों पे वो कह रहा है कुछ आ रहा है। इस तरफ नफीस भाई, इधर भी और इधर भी। ये अब हाँ दाढ़ी से साफ करना। आप दोबारा से बोलें, अब सही है? सही। दोबारा नहीं, स्टार्टिंग से दोबारा। एक मिनट नफीस भाई, लिंक पॉज किया। स्टार्ट। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत है और वो माहौल है जिस माहौल में हम पले बड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़माना डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे बचपन का जो ज़माना था वो एक दूसरे का ख्याल रखने का था। पड़ोसी का ख्याल करता था। पूरे मोहल्ले को एक तकलीफ़ होती थी तो हर पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता था। ऐसा ही है।
और हर बुजुर्ग जो था ना वो चचा होते थे, वो ताया होते थे। ऐसे ही ऐसे सही ही है ना, कोई गलत काम कोई बच्चा कर नहीं सकता था। ऐसे ही है। हमारे ज़माने में कोई बच्चा होटल के करीब से गुजर नहीं सकता था, सही। चाय की होटल हो या कोई भी हो, सीधे जाते थे पढ़ने और सीधे आते थे। तो वो जो तरबियत है ना, वो जिस तरह आपने डॉक्टर साहब की तारीफ़ की, तो हकीकतन वो तारीफ़ माँ बाप की होती है। बिल्कुल अगर ऐसा ही बच्चा बातरतीब है, तरबियत याफ्ता है और उसके किरदार से ये महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा किरदार है, तो उसकी वजह उसके माँ बाप है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। जिन्होंने उस माहौल में उनको पाला पोसा, तालीम दी, आला तालीम दी। आज उस तालीम का वो फ़ायदा यूँ भी उठा रहे हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं लोगों तक, और उन लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी मिसाल दी कि हमारे हॉस्पिटल में जो कुछ होता है वो होता है, लेकिन हम दोस्त अहबाब भी, डॉक्टर्स मिल के भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। नफीस भाई, इसमें वो लोग नहीं मारे जाते जो कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास नहीं है। अब मैं एक मिसाल अपनी देता हूँ कि मैं स्पाइन की दर्द से मर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्योंकि एक टीवी पर एंकर हूँ तो मुझे शर्म आएगी कि मैं जाकर अब भीख मांगू किसी से। तो अगर किसी की इज्जत रख लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जो कि डॉक्टर मुजफ्फरुद्दीन साहब ने जिस तरीके से कहा। दोनों तरीके क्योंकि बताएंगे। नेचुरली आपकी और मेरी कन्वर्सेशन है कि सर मैं एक तो टीवी पर प्रोग्राम करता हूँ, मेरी कमर में दर्द है और मैं कमर का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, मेरी मदद करें। और आपने चुप करके मदद कर दी, मैंने टीवी से छुट्टी ली, मैं इलाज करवा कर आ गया। तो ये देखिए कि फिर जो मेरी रोजी जनरेट हो रही है उसमें भी देखिए, रोजी तो वो वाली बात है कि मैं अपने लिए कमाऊंगा, लेकिन उसके जो सवाब है उसमें 10% अगर मुझे बैठने का तो 2000% आपको है, क्योंकि आपने मुझे एबल किया वहां बैठने का। तो ये मैं कहूंगा कि मेरा कराची थी इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची वाले नफीस भाई नंबर आगे ले जाते हैं कि हमारा कराची जो है ये पूरा पाकिस्तान अपना है, पूरा पाकिस्तान। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कराची के अंदर आप जगह जगह पर देखेंगे सबीलें लग चुकी हैं, पानी का इंतजाम है वहाँ पर, अब तो खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कराची में होती हैं और मुझे यकीन करें कि डॉक्टर साहब मैं आपको भी बोलूँगा कि मेरा एक दो दफ़ा मतलब कराची से आउट होकर रमज़ान आया तो मज़ा नहीं आया, जो कराची का मज़ा वो कहीं का भी नहीं है। सही। तो आपका अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे आप माशाल्लाह लीड कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी को, मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची को, लेकिन क्या आप दूसरे शहरों में भी जाकर सर्विसेज देते हैं? क्योंकि जब आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग आपको फिर बुलाते हैं, तो आप जाते हैं दूसरे शहरों में? देखिए इसमें जो है वो हम इंस्टीट्यूट्स जो दूसरे शहरों में बने हुए हैं, मसलन जैसे हैदराबाद में है या नवाबशाह में है, मैं वहाँ पर विज़िट भी करता हूँ और वहाँ पर जो है वो ऐसा एग्ज़ामिनर भी जाता हूँ। ठीक है। और उसमें हम ट्रेनिंग भी करते हैं और उनसे जाके हम सीखते भी हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी सीखी हुई होती हैं तो हम उनसे जाके सीखते हैं। इसी ठीक है। तरह लाहौर में इदारे हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस है, पेशावर में इदारे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में हम वहाँ पर जाते आते रहते हैं। हम जब अपने किसी विज़िट के लिए जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जी कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि इस तरह की बीमारियों का जो है वो एक्सपर्ट है, तो वहाँ पर जो हमारे दोस्त यार हैं वो जब वहाँ पर बताते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने वैसे ही आ जाते हैं। ज़बरदस्त। हम तकरीबन 2 साल पहले हम यहाँ हब के करीब बिंदर गए थे। सही तो बिंदर एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा सिटी है, टाउन है, छोटा सा है, बिल्कुल समंदर के साथ है और ज़्यादातर जो है वो मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ के तमाम लोगों को पता था कि भाई एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं। सही सही। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो 2-2.5 घंटे मरीज़ देखे थे। आते हुए मछली मिली थी फिर आपको? नहीं, मछली तो उन्होंने बहुत तवाज़ा की थी हमारी और ओपन सी में भी लेकर गए थे हमको। लेकिन वहाँ के तकरीबन वो लोग जो बेचारे हब तक भी नहीं आ सकते, उन लोगों को भी जाके मैंने देखा था। और उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। एक मरीज़ों को देखते देखते मुझे जो है वो जो मेरे साथ भाई थे, वो बलोच भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक घर में लेके जा रहा हूँ, वहाँ एक मरीज़ जो है उसको छुपा के रखा गया है। तो मैंने कहा छुपा के रखा गया है? तो कहने लगे हाँ वो बेचारा बड़ा परेशान है, आप चलें साथ। अब मैं गया हूँ उस घर में तो एक अलग से कमरे में जो है वो अंधेरा छाया हुआ था और उसमें चादर लगी हुई थी और उस चादर के अंदर जो है वो एक बंदा बैठा हुआ था। तो मुझे उसके पास जब लेके जाया गया, वो उर्दू समझता था, मैंने उससे पूछा भाई क्या मसला हुआ? तो उसका जो है ना वो लकवा हो गया था, फेशियल पाल्सी, मुँह टेढ़ा हो गया था और वो मुँह टेढ़ा उसका तकरीबन 1 महीने से हुआ था। तो
उसको जो है वो सारे गांव वालों ने और वहाँ के दूसरे गांव के एक मौलवी साहब ने ये कह दिया था कि तुम्हें हवा लगनी नहीं चाहिए, अच्छा, जबरदस्त। दिन की रोशनी या जो है वो सनलाइट लगनी नहीं चाहिए, ये इसका इलाज में शामिल है। अब वो बेचारा 1 महीने से वो उस चादर वाले और कमरे में वो अंदर बंद पड़ा हुआ था। तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे भी बड़ा अफ़सोस हुआ कि यार ये इस बेचारे की सफ़रिंग एक तो इसकी वजह से, बीमारी की वजह से, ऊपर से जहालत की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये जहालत ही है। अभी तक हमारे इस शहर में भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर लकवा हो जाए तो हवा नहीं लगनी चाहिए, ये लोगों के जहन में जंगली है। कबूतर का खून लगा दो, हाँ। वो जी वो बड़ी myths हैं। जी, हवा के बारे में तो ख़ास ऐसा है कि लोग पूरा चेहरा ऐसे बाँध लेते हैं और फिर ना एसी में बैठते हैं, ना जो है वो बाहर निकलते हैं, ये गलत है। सही। देखें ये जो है ना वो इसके बगैर भी बहुत इलाज हो जाते हैं। लकवा जो है वो इलाज के काबिल बीमारी है, काबिल इलाज बीमारी है। मतलब इसका ऑपरेट होता है ना उसे, या नहीं, इसका दवाओं से इलाज हो जाता दवा से होता है। है? अगर ये नर्व्स की वजह से मुंह टेढ़ा हो जाए ठीक है। तो बाकायदा इसका इलाज होता है और वो अच्छा हो जाता है। जबरदस्त। उसमें हवा का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह के ट्रिप्स जब हमारे होते हैं तो वो हमें हमारी वजह से थोड़ा सा फायदा हो जाता है लोगों नहीं, को। थोड़ा सा नहीं, लेकिन ये और मैं जरूर कहूंगा ये- कि आपकी वैसे दिमाग को हवा लगती है कि लोग उनके मुंह को हवा लगाना दे। बहुत तो जरूरी। अच्छा, मुझे ये चीज बड़ी एक कॉमनली मैं आपको बोलूंगा कि आपके अंदर कॉमन मैंने एक चीज बहुत नोट की कि आपके नेचर के अंदर फ्रेंडली होना, और जिसको कहते हैं ना कि घुल मिल जाना, और तीसरी बात कि दर्द को समझना। एम्पैथी और कहलाती है। आप नहीं, थोड़ा सा हम उर्दू आसान करके बता रहे हो। तीसरी बात ये कि दर्द को समझना, कि दर्द अगर है और मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। वो आपके फेस से भी आया हो रही है चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट कम रह गया, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं कि कमर के दर्द की, अच्छा बैठने से ना इस सेंटर ऑफ द पोर्शन हमें काफ़ी दर्द होता है। मेरे ऑफिस के काफ़ी लोग हैं जिनको पता था, तो वो कह रहे थे कि पूछना सवाल कि अब हम बेल्ट भी नहीं लगा सकते हर वक्त, क्योंकि आपका ऑफिस का काम ऐसा होता है जैसे आपका, अगर आप सर्जन है तो आपको 2 मिनट आप बैठे हैं लिखने के लिए, फिर आप खड़े होकर देखने के लिए मरीज को, तो उस पोस्चर में भी आपकी कमर में काफी दर्द होता है। तो मुझे भी काफी सेंटर ऑफ द पोर्शन बड़ा दर्द रहता है। तो ये दवाइयों से हल हो सकता है या हमें भी ऑपरेशन में जाना पड़ेगा? अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका पोस्चर। बिल्कुल ऐसा ही है। और पोस्चर का ताल्लुक आपके बैठने के अंदाज और आपकी कुर्सी से है। सही। और दूसरा जो उसका ताल्लुक है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मसलन आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप एलईडी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, सही है। या मोबाइल देख रहे हैं, या मोबाइल पे काम कर रहे हैं। तो अमूमन हमारे ऑफिसेस में इस चीज़ का बहुत ख्याल नहीं रखा जाता। दिस इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। और ऑक्यूपेशन में जो भी हैज़ार्ड्स होते हैं आपके, इसमें से एक हैज़ार्ड ये है कि आपका काम करने के दौरान आपका पोस्चर बेहतर ना हो, वो लॉन्ग टर्म में दर्द करता है। सही। इसका सबसे आसान हल ये है कि जब जितने भी हमारे बहन भाई यहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने पोस्चर का ख्याल रखें। ठीक है। पोस्चर जो है वो, और उसके लिए कुर्सी जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो दवाओं पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को रोक देगी। सही। ठीक है। अब पोस्चर से मसला अगर हल ना हो रहा हो, पोस्चर भी ठीक हो, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो कोई बीमारी तो नहीं है अंदर, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर पोस्चर ठीक करने के बाद, वर्जिश करने के बाद भी मसला रहे, तो इसमें अच्छा ही है कि किसी न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लिया जाए। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि न्यूरो स्पाइन सर्जन है आप, तो अगर किसी के टांगे सुन होने लग जाए तो उसमें भी कहते हैं कि न्यूरो सर्जन से राब्ता करना चाहिए, बात सही है? जी बिल्कुल। टांगों में सुन होने का ताल्लुक डायरेक्ट उन नसों से है जो कमर से आ रही हैं। ठीक है। अगर टांगे सुन हो रही हैं तो ये पहली अलामत हो सकती है कमर के ट्यूमर की, सही। या कमर के टीबी की, सही। या कमर के चोट की। सही। तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसको नज़रअंदाज नहीं करना। सुन होना, मुस्तकिल सुन होना, ये ख़तरनाक अमल है। ठीक है। तो मतलब जब सुन होना शुरू हो तो 100% इसको, अच्छा एक चीज़ डॉक्टर साहब, यही सवाल भी आया कि अगर आपको सुन हो रही है टांग, तो उसको मरीज को हम ये कह के भी लेके जा सकते हैं कि अभी चलो वरना देर हो गई तो इलाज नामुमकिन हो सकता बिल्कुल है, ऐसा ही ये कह सकते हैं? हकीकत भी यही है। ठीक है। अगर आपने सुन को नज़रअंदाज कर दिया तो सुन होने के बाद दूसरा मरहला जो होता है वो पैरालिसिस का होता है, यानी ताकत कम हो जाती है। अब वो बंदा चल नहीं सकेगा। और उसके बाद या उसके दौरान एक मरहला और ये आता है कि पेशाब रुक जाता है। तो अब इंसान यूरिन नहीं कर सकता, और एक दफ़ा यूरिन का कंट्रोल ज़ाय हो जाए या ख़राब हो जाए तो सारी उम्र वो कंट्रोल वापस नहीं आता।
सही सही। तो ये चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताऊँगा कि इसमें बजाय इसके कि आप खौफ़ज़दा हो के अपनी बीमारी को बढ़ाएँ, बेहतर है कि न्यूरोसर्जन से मशवरा कर लें। और ये नहीं है कि न्यूरोसर्जन से मशवरा करने का मकसद ऑपरेशन ही है। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक में ऑपरेशन हो, उसमें डायग्नोसिस के मुताबिक बात हो। अगर आपको कहीं कोई ऐसी परेशानी हो, तो इस शहर में माशाल्लाह अच्छे लोग मौजूद हैं। तो अगर किसी एक न्यूरोसर्जन ने आपको डरा दिया है या खौफज़दा कर दिया है, तो आप 4 लोगों से मशवरा करें। ज़बरदस्त। ठीक है, 4 में से 3 जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे होंगे, हुँ, वो सही कह रहे होंगे। ठीक। तो आप फिर उन 3 की बातों को नज़रअंदाज नहीं करें। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ 2 मिनट रह गए जी हमारे पास, अब प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया। मैं जाते-जाते डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि हमें उस बीमारी के बारे में आपने अवेयर किया, जिसमें अभी काफ़ी सारे सवालात रह चुके हैं। और कोशिश यही होगी कि हमारी मुलाकात होती रहे, लेकिन कहते हैं कि स्केड्यूल जिस तरीके से टफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने इन्वॉल्व होकर सवालात किए, तो इससे ये बेहतर होता है। एक बंदा भी डॉक्टर साहब, हमें जब रेडियो के बंदे हैं तो हमें ये कहते हैं कि कोई सी एक ने भी सवाल कर लिया ना, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। जी, हकीकत तो वही है, वाली इसका चीज़ मतलब कि अल्लाह ताला, और मुझे अच्छा लगता है, देखिए एक अमीर बंदा है वो तो लाल अस्पताल में भी चला जाएगा, लेकिन एक वो बंदा जो कि बाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो मुतासर होकर सवाल करता है, तो वो चीज़ आपकी जीत होती है। बिल्कुल कहते हैं ना कि अमीर तो अमीर होता है, लेकिन अगर किसी गरीब ने सवाल कर लिया और आपने आंसर दे दिया तो वो असल जीता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, Thank you very और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको कामयाब रखे और हम आपसे इस्तिफादा हासिल करते रहें। नफीस भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। हालांकि नफीस भाई को जाना था, मैं उन्हें बता रहा हूँ, लेकिन हमने इनको डॉक्टर रोक साहब कर की रखा, मोहब्बत में मैं तो रुका फिर हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब के साथ ही। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you और very अपना much. ख्याल रखिएगा। मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ एक बात कि अगर आपने मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन साहब से मिलना है, तो मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि आप मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची में इनसे मिल सकते हैं। ये सुबह के टाइम क्लिनिक करते हैं। सर एक दफ़ा फिर टाइम रिपीट कर दीजिएगा। मेरा टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है। और इसके अलावा भी आप कहीं बैठते हैं? जी, मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बैठता हूँ, मामजी हॉस्पिटल में बैठता हूँ, मेरे क्लिनिक रात में होते हैं। इसके अलावा इमाम क्लिनिक में मैं बैठता हूँ, वहाँ ठीक है। पर अल्टरनेट डेज़ पर होता हूँ। मिड सिटी हॉस्पिटल में मैं हफ्ते के दिन मौजूद होता हूँ। ठीक 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 ठीक। तो आप इन तमाम की जो डिटेल है वो सर ने आपको बता दी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि जहाँ पर आप लीड कर रहे होते हैं तो चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, तो मैं उन लोगों से भी बोलूँगा कि जो इस डर से कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पर जाकर आप इंस्टीट्यूट में जाइए, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची में। वहाँ पर जाकर भी आपका इलाज हो सकता है, बशर्त ये कि आप एलिजिबल हों उस चीज़ के लिए। और फिर वहाँ पर सर मौजूद होंगे जो कुछ कहना चाह रहे हैं नफीस? हाँ, मैं डॉक्टर साहब को एक शेर डेडिकेट करना चाह रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी का मिशन है, जो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का मिशन है, बिल्कुल। आपका भी मिशन है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि सदा याद रहो। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत हम तीनों की जानिब से। मेरे गेस्ट को, मेरी इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और क्योंकि मुहर्रम अल हराम का महीना है, इस चीज़ का सबक हासिल करें कि अपने दीन की बका के लिए काम करें, चुप मत बैठें, क्योंकि रोज़े क़यामत फिर इज़ा बोलेंगे और हम चुप होंगे। और फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला है, 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सवाल होगा कि किया क्या था। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और हर मामला अल्लाह के आगे रखें, तो कामयाबी की ज़मानत अल्लाह ताला आपको खुद देंगी। कहते हैं ना कि जब आप मामला अल्लाह के आगे पेश कर देते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। बुग़्ज़ ना रखें दिल में, दिल बड़ा करें और अल्लाह ताला आपकी मंजिल आसान करेगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह